No, please take. No, no. No, no, please take. अध्यक्ष महोदय, चर्चा है लालू जी। नियम 193 के अधीन श्री संगमा ने जो अल्पकालिक चर्चा मांगी थी उस पर हुई बहस का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। विषय विदेश नीति से संबंधित है और विदेश नीति हमारे देश की सुरक्षा की नीति से भी जुड़ी हुई है। ये बात सच है, मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि विदेश नीति पर इस देश में एक आम सहमति रही है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष विदेश नीति के क्षेत्र में ये बहुत कम उजागर होकर आते थे। कूटनिरपेक्षता की नीति को सारे देश का, सब दलों का समर्थन प्राप्त था। भारत की परमाणु नीति क्या हो, ये भी चर्चा का विषय रहा है और उस पर भी एक आम सहमति रही है। मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता कि इस आम सहमति में दरार डाल दी गई है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना होंगे वो कदम उठाए जाएंगे और इस सवाल को दलगत दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। चर्चा में ये कहा गया कि हमने परमाणु परीक्षण इसलिए किया क्योंकि हम सुरक्षा परिषद में सीट चाहते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करना भारत का सहज और स्वाभाविक अधिकार है। विश्व बदल गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में नए नए देश आ गए, नए नए भूखंड आ गए। उपनिवेशवाद ने पिछाड़ खाई है, स्वतंत्रता की लहर आई है और आज का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा है वो विश्व की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता। क्या सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसी की दया पर निर्भर होनी चाहिए? क्या इसका निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होना चाहिए? लेकिन इसके लिए हम परमाणु परीक्षण करें, यह हास्यास्पद है। श्री संगमा ने इस बात पर भी बल दिया था
और मैं उनसे सहमत हूं कि देश को जहां सैनिक दृष्टि से तैयार होना चाहिए, वहां आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा की आवश्यकता, इनमें अंतर विरोध नहीं है। हम अपने साधनों का इस उत्तमता से उपयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षित भी रहे और राष्ट्र में समृद्धि भी आए। लेकिन हम सुरक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते। पचास साल का अनुभव काल हमारे सामने है। कई बार हमें आक्रमण का शिकार होना पड़ा। विशाल भूभाग खोना पड़ा। अब उसे प्राप्त करने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए सुरक्षा को मजबूत रखना जरूरी है। जैसा मैंने निवेदन किया, अगर अपने साधनों का हम ठीक तरह से उपयोग करें तो सुरक्षा के तकाजों को भी पूरा किया जा सकता है और देश को समृद्धि की ओर भी ले जाया जा सकता है। ये कहना कि बाजार में टमाटर और प्याज के दाम इसलिए बढ़ गए हैं कि पोखरण में परीक्षण हुआ था, ये व्यंग विनोद के लिए ठीक है, मगर इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में भी एक परीक्षण हुआ था। चौबीस साल तक हम प्रतीक्षा करते रहे। जिन्होंने एटमी हथियारों के अंबार लगा रखे हैं, वे अपने अंबार खत्म करें। ऐसे विश्व की रचना हो जिसमें एटमी हथियार न हो। ये हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। पोखरण के बाद जो अणुशस्त्रधारी देश हैं, उन पर इस बात का दबाव पड़ रहा है कि वे आणविक निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाएं। पिछले कुछ दिनों में हमें जिन सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर मिला, और इसके साथ ये सवाल भी जुड़ा हुआ है। कल कई माननीय सदस्यों ने इस बात को दोहराया कि भारत अलग थलग पड़ गया है। कहां अलग थलग पड़ गया है? 100 करोड़ के देश को कौन अलग थलग कर सकता है? कैसे भारत की उपेक्षा की जा सकती है? चाहे वो गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हो या मनीला की बैठक
या सार्क का शिखर सम्मेलन, उसमें हमारी भूमिका, उसमें अन्य देशों के साथ हमारी बातचीत और सार्थक बातचीत, ये क्या अलग थलग पड़ने की निशानी है? नाम सम्मेलन में इस बात का प्रयास हुआ कि अणु परीक्षण के लिए हमारा नाम लेकर हमारी आलोचना की जाए। सम्मेलन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ये परंपरा भी नहीं रही है। अभी कोलंबो में सार्क सम्मेलन हुआ था। सार्क सम्मेलन के बारे में इतना कहना काफी होना चाहिए कि जो हमें अलग थलग करना चाहते थे वो स्वयं वहां अलग थलग हो गए। सार्क का गठन आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए, परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए, मुक्त व्यापार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए और फिर आगे जाकर एक साझा बाजार बनाने के लिए सार्क की रचना हुई है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम कोलंबो में उठाए गए। लेकिन पाकिस्तान को उन कदमों में रुचि नहीं थी। वो कोलंबो में एक ही रट लगाए रहे। ये भी तर्क दिया गया कि जब तक विवाद, आपस के विवाद खत्म नहीं होंगे तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। थोड़े बहुत विवाद हमेशा रहेंगे। वो केवल हमारे और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, और भी देशों के बीच में हैं। उन विवादों को वार्ता के द्वारा हल करने की दिशा में कदम उठना चाहिए, उठते रहते हैं। लेकिन उन विवादों के हल को एक शर्त बना देना कि तब तक आर्थिक सहयोग का कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे की सहायता कोई अर्थ नहीं रखती, अगर विवाद हल नहीं होते, ये चिंतन की दिशा गलत है। हम शांति के समर्थक हैं, विवादों को वार्ता द्वारा हल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि इन विवादों के कारण आर्थिक विकास रुकना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या इस देश में, इस क्षेत्र में निवास करती है। आर्थिक दृष्टि से अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त है और सार्क एक महान प्रयोग है, सही दिशा में प्रयोग है। उससे द्विपक्षीय संबंधों में भी सुधार हुआ है। शिखर सम्मेलन के अलावा जो कोलंबो में समय था, उसमें द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, लेकिन वो सम्मेलन का भाग नहीं थी। और हमने इस बात का विरोध किया कि इनका समावेश औपचारिक ढंग से एजेंडे में नहीं हो सकता, क्योंकि फिर एक मदारी का पिटारा खुल जाएगा। हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही विवाद नहीं है,
और देशों के बीच में भी विवाद है। और सार्क सम्मेलन ऐसे विवादों पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए, अनौपचारिक वार्ता करने के लिए समय देता है। कल श्री इंद्रजीत गुप्ता ने बांग्लादेश में जो असम के आतंकवादी आश्रय पाए हुए हैं उनका मामला उठाया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से इस बारे में चर्चा हुई थी। हमने मांग की है कि उनके कब्जे में जो अपराधी हैं और भारत में जिस पर मुकदमा चल रहा है उन्हें हमें सौंप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी उन पर मुकदमा चल रहे हैं, हम उन्हें जेल में बंद रखे हुए हैं और जब कानूनी प्रक्रिया हमें इजाज़त देगी तो हम उन्हें ज़रूर आपको सौंपेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह से मछुआरों का सवाल है श्रीलंका के साथ। तो ये सम्मेलन भी अवसर देते हैं कि इस तरह के प्रश्न हल किए जाएं, इस तरह के प्रश्नों पर विचारों का आदान प्रदान हो। सार्क के शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख भूमिका थी। भारत के अलग थलग पड़ने का सवाल ही नहीं है। मनीला में जो कुछ हुआ, 2 बैठकों में हमने देखा सभी देशों के नेताओं से हमारे प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई। भारत की सुरक्षा के बारे में अब जागरूकता बढ़ी है। बेटर अंडरस्टैंडिंग है। बहुत से माननीय सदस्य अभी तक 11 मई तक ही अपने को सीमित रखे हुए हैं, केंद्रित रखे हुए हैं। दुनिया उससे आगे बढ़ गई है। परमाणु परीक्षण के बाद उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए और किस तरह से एक दूरगामी और विश्वव्यापी हल निकाला जाए, अब इस पर चर्चा हो रही है। हर सम्मेलन में यह कहा गया कि आणविक निशस्त्रीकरण एक विश्वजनीन समस्या है, ग्लोबल। इसको टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। जेनेवा में 8 देशों ने अलग होकर एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा कि जो बड़े बड़े देश औरों से कहते हैं कि आप अणुशस्त्र मत बनाइए, हथियारों की दौड़ में शामिल मत होइए, वे स्वयं अपना आचरण देखें, वे स्वयं अपने हथियार कम करें, एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार एटमी हथियारों का विनाश होना चाहिए, निर्मूलन होना चाहिए। यह आवाज अब जोर पकड़ रही है। द्विपक्षीय वार्ता में भी ये मामले उठे थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, अब तो वहाँ नए प्रधानमंत्री आ गए हैं, उन्होंने मुझे पत्र लिखकर मेरे पत्र के लिए धन्यवाद दिया है और कहा है कि भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को अब हम बेहतर समझ रहे हैं। जापान वो देश है
जिसके ऊपर अणुबम डाला गया था, जिसकी विभीषिका से अभी तक लोग त्रस्त हैं, हमने आक्रमण के लिए परमाणु विस्फोट नहीं किया है, बचाव के लिए किया है, आत्मरक्षा के लिए किया है। कोई हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को फिर से खतरे में न डाल दे, इसलिए एक डिटरेंट के रूप में, और डिटरेंट भी मिनिमम डिटरेंट, हमारी नीति का आधार है। इसीलिए हमने ऐलान कर दिया कि अब हम भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में इस तरह की आवश्यकता पड़ना भी नहीं चाहिए। यद्यपि सीटीबीटी इस बात की इजाज़त देती है और एनपीटी भी, तो उस पर दस्तखत करने के बाद भी अगर कोई देश ये समझता है तो उसके सर्वोच्च राष्ट्रीय हित के लिए खतरा पैदा हो गया है, आशंका पैदा हो गई है, तो वो उचित कदम उठा सकता है। हम तो ये चाहते हैं कि मॉरिटोरियम को एक कानूनी रूप दे दिया जाए, कानूनी दायित्व दे दिया जाए। हमने ये भी कहा है कि हम अण्वस्त्रों का पहले उपयोग नहीं करेंगे। उस समय में प्लीज मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि वो तर्क संगत न हो। तब हम चलाएंगे। हाँ, हम पर हमें खतरा होगा तो चला देंगे। दूसरा क्यों चलाएगा? बोलोगे क्या हम करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ। नो नो प्लीज नो। ये भैया की कुश्ती थोड़ी हो रही है यहाँ। नहीं, दूसरा क्यों चलाएगा? देश की जनता को सच्चाई बताई गई है, सच्चाई के अनुसार आचरण किया जा रहा है। लेकिन दूसरे देश अगर उपयोग करेंगे तो हम कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, ये धारणा मन में से निकाल देना चाहिए। हमारा अणु शस्त्र संपन्न होना ही एक डिटरेंट है। हमला नहीं होना चाहिए। और इस तरह की संधि अन्य देशों के साथ करने के लिए भी हम तैयार हैं। कोलंबो में ये मामला उठा था कि जिन देशों के पास अणुशस्त्र नहीं है उनको आप सुरक्षा का आश्वासन दीजिए। मैंने कहा कि जिनके पास अणुबम नहीं है उनके ऊपर अणुबम का प्रयोग हो, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब हम कहते हैं कि हम
प्रयोग करने वाले पहले देश नहीं होंगे तो उन देशों के खिलाफ उसका उपयोग किया जाए जिनके पास नहीं है, इसका तो कोई आधार नहीं रहता। ये भी जरूरी है कि अब निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान न केवल कश्मीर को केंद्र बिंदु बनाकर अपनी सारी कूटनीति चला रहा है, मगर साथ साथ वो इस बात पर भी बल दे रहा है कि नॉन प्रोलिफरेशन के मामले को कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए। कश्मीर का विवाद 50 साल पुराना है, उसे वार्ता के द्वारा द्विपक्षीय ढंग से हल करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन दुनिया के किसी देश ने, चाहे वो फिर G5 के हों या G8 के हों, इस बात को स्वीकार नहीं किया कि प्रोलिफरेशन के मुद्दे को कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए। कश्मीर एक अलग विवाद है और आणविक निशस्त्रीकरण अपने में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पाकिस्तान केवल कश्मीर पर बात करना चाहता है और किसी मुद्दे पर नहीं। क्यों? दोनों देशों के बीच में और भी मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पर बात क्यों न हो? हम पड़ोसी हैं, हमें साथ रहना है। केवल कश्मीर के मुद्दे पर बात क्यों? कल सोच साहब बता रहे थे कि कश्मीर में किस तरह की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। वहाँ शांति है, चुनाव हुए, बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा सकुशलता से चल रही है। ये कहा जाता है कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है। हाँ, अगर पाकिस्तान छोटे मोटे उपद्रव करा के और विश्व का ध्यान खींचने के लिए कुछ कदम उठाना चाहता है तो मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि उसको सफलता मिलने वाली नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर कश्मीर पर बल क्यों है? पाकिस्तान अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान यथास्थिति को बदलना चाहता है। पाकिस्तान के शासकों के गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही है कि ऐसा प्रदेश जिसमें बहुसंख्यक मुसलमान हैं वो भारत के साथ रहे। उन्होंने सेक्युलरवाद को स्वीकार नहीं किया, ये उनका मामला है। लेकिन हमारे लिए कश्मीर केवल एक भूखंड नहीं है, भूखंड तो है ही, महत्वपूर्ण है। उसके साथ कुछ आदर्श भी जुड़े हैं, कुछ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं। और इसलिए अब केवल कश्मीर पर बात करो, हमने इससे इनकार किया। और ये इनकार मेरी सरकार का इनकार नहीं है, जो पिछली सरकार थी उसके द्वारा लिया गया रवैया। ये एक एजेंडा तैयार हुआ था, उस एजेंडे पर बात करने की तैयारी थी, लेकिन पाकिस्तान पीछे हट गया।
वो हमारे ऊपर पीछे हटने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें सच्चाई नहीं है। हमने कहा कि कश्मीर पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर उसके साथ और भी जो मसले हैं उनको भी वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए। एक लंबी दृष्टि से बात करने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। कोलंबो में चलते चलते उन्होंने एक कागज हम लोगों के हाथ में दे दिया, इसको पढ़ने से साफ प्रकट होता है कि वार्ता में उनकी रुचि नहीं है। वो संसार का ध्यान खींचकर कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाना चाहते हैं, लेकिन और कोई देश उनकी इस बात से सहमत नहीं है। अरब देश भी, P5 और G8 के देश भी, यहां तक कि चीन ने भी कहा है कि आपस की बातचीत से कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मसला हल किया जाना चाहिए। उस पाकिस्तान ने जो विश्वास बनाने के सुझाव रखे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उनमें से एक सुझाव यह है कि हुर्रियत को कश्मीर की प्रतिनिधि संस्था मानकर भारत सरकार उसके साथ बातचीत करे। क्या कोई भारतीय इस बात को स्वीकार कर सकता है? कश्मीर लोकतंत्र भारत का अंग है। अभी वहां चुनाव हुए, चुनाव कमीशन की देखरेख में चुनाव हुए। मगर एक उदाहरण से मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान वार्ता में रुचि नहीं रखता, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, यह आवश्यक है। यह सही है कि सुधार की भावना दोनों तरफ होना चाहिए, लेकिन भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। मनीला में चीन के प्रतिनिधि के साथ जो बातचीत हुई, उससे बीच में जो गठान पड़ गई थी उसको खोलने में मुझे विश्वास है मदद मिलेगी। भारत के कुछ नेताओं के वक्तव्यों का हवाला देकर हमारे चीनी मित्र अपना रोष प्रकट करते हैं। उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि आप समाचार पत्रों में छपे हुए वक्तव्यों के आधार पर निर्णय न निकालें। हमारे रक्षा मंत्री इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि चीन उनका पहला एक नंबर का शत्रु है। खंडन भी भेजा था, लेकिन जाके बोले कि हम ऐसा नहीं बोले हैं। बोले ना, बोले लालू प्रसाद जी हमारी बात की पुष्टि कर रहे हैं। उनको शिकायत इतनी है कि 6 दिन बाद बोले। 6 दिन के बाद पटना में खंडन, जब विदेश विभाग का प्रवक्ता बोला कि वो मंत्री का जवाब भारत सरकार का वो नहीं है बयान,
मंत्री को तो उसी दिन इस्तीफा कर देना चाहिए था। और आपने उन चीजों का हवाला चिट्ठी में भी किया है। चिट्ठी में आपने लिखा है। नो नो पता कर लीजिए। इस चिट्ठी मैंने सुना नो नहीं, प्लीज आप कहिए। नो 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 प्लीज अध्यक्ष महोदय प्लीज। प्लीज ऑर्डर प्लीज नो नो प्लीज हाँ अमेरिकी राष्ट्रपति को नो नो प्लीज मैंने पत्र लिखा आपके है। मंत्री गलती करते और अखबारों पर ठोक देते जब पकड़ में आते हैं तो ये अन्य संसदीय बिल हम करते। नहीं, ये तो हमारा आपका पुराना तरीका है। अध्यक्ष महोदय, जिस चिट्ठी का बहुत हवाला दिया जा रहा है उस चिट्ठी में जहां चीन से उत्पन्न होने वाली आशंकाओं का उल्लेख है वहां इस बात का भी उल्लेख है कि चीन के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है और हम संबंधों में और भी सुधार चाहते हैं। नो नो प्लीज ऐसे नहीं नो व्हाट इज दिस नो नो लेट लेकिन इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि कुछ मामले ऐसे हैं हमारे और चीन के बीच में जो तय होना बाकी है। Notify the government of India stand on this. It's a very important No, no, that let- relation between No, let him India co- and China should be Let- proper and harmonious. सोमनाथ जी लेट हिम कंप्लीट मैं इससे सहमत हूं। भारत और चीन के संबंध मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए और उनको सहयोगात्मक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हम उठा रहे हैं। जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीमा का प्रश्न है जिस पर बातचीत चल रही है और हमने पाकिस्तान से भी यही कहा था कि समस्याओं को हल करने का एक रास्ता ये है कि जो विवाद का आप जिसे मुख्य मुद्दा समझते हैं वो तत्काल हल नहीं होगा, उसको थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए और हम और आप व्यापार बढ़ाएं, लोगों के आने जाने में वृद्धि हो, आर्थिक समृद्धि में योगदान दें तो स्थिति सुधरेगी, संबंध मैत्रीपूर्ण बनेंगे और उसमें फिर कठिन से कठिन समस्या को हल करना भी सरल होगा। और चीन के साथ यही नीति अपनाई गई है। इस संबंध में हम और भी अपने प्रयास जारी रखेंगे। जो चिंताएं हैं वो भूखंड को लेकर हैं, सीमाओं को लेकर हैं और उन्हें भी बातचीत से हल करना पड़ेगा। वाला भी बात नो नो प्लीज नो 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 ये डिकोरम है, ये नो नो डिकोरम प्लीज नो 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 लालू जी प्लीज और कैलाश पर्वत हमारा इस मामले पर भी आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। और नहीं होता तो उधर रथ ले जाइए, शंकर जी को ले आइए उधर तक। सर, इस चर्चा में सीटीबीटी का मामला भी बड़े जोरदार तरीके से उठाया गया था। मुझे उस संबंध में जो कुछ कहना है वो ठीक रूप से उद्धृत हो, इसके लिए मैं अंग्रेजी भाषा का
सहारा लेना चाहता हूं। A number of honorable members wish to know government's position on the CTBT. After concluding the series of tests on May 13, India immediately announced a voluntary moratorium on further underground nuclear test explosions. In announcing this moratorium, India accepted the basic obligation of a test ban. In 1963 too, we had wanted a comprehensive test ban treaty. What the international community concluded instead was only a partial test ban treaty. Eventually, India went along and became an original state party to the PTBT. That decision was taken in the broader national interest. As honorable members know full well, India, which first proposed a ban on testing in 1954, and as a country that remains committed to global nuclear disarmament, could hardly have acted otherwise. In announcing the moratorium, we reflected our own commitment to disarmament, as also addressed the general wish of the international community. Naturally, India reserved the right to review that decision if in its judgment extraordinary events take place that jeopardize India's supreme national interest. The CTBT also gives the same right to every country. We also announced then our willingness to move toward a de jure formalization of our voluntary undertaking. Ways and means of doing this are being explored through bilateral discussions with key interlocutors. These dialogues have been undertaken after satisfying ourselves that India no longer requires to undertake nuclear explosions. We can maintain the credibility of our nuclear deterrent in the future without testing. India remains committed to this dialogue with a view to arriving at a decision regarding adherence to the CTBT. In 1996, we stayed out of the CTBT principally with national security as our only guide. That remains entirely unaltered. मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में फैसला करेंगे। सदन को पूरी तरह से विश्वास में लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Now the next